हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो तो देखो, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेलकम है पहले तो आप सभी का BS एकेडमी अजमेर पे, जो कि काफ़ी दिनों बाद वापस लौटे हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो देखो ऐसा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का पहला चैप्टर है साइंस का। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो, जैसे हमें नाम से ही विदित है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण दो शब्द है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो जो पहला शब्द हमारे बीच में आता है जब हम चैप्टर खोलते हैं, तो जो दिमाग में हमारे वर्ड आता है वो आता है कि यार जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये होती क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया है इस किसे कहते हैं, यही आता है दिमाग में सबसे पहले कि यार जो ये लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, ये आखिर में होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, या किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, या शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे परिवर्तन जिसमें या जिससे, जिसमें ना लिखकर हम लिखे इसको, जिससे नए गुणों वाले पदार्थों का, नए गुणों वाले जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, उनका तो का निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी देखो दूसरा वर्ड क्या आया, समीकरण। क्या है हमारा दूसरा वर्ड है, समीकरण। ध्यान से देखना, क्या है भाई, समीकरण। ठीक है, अब समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण की सीधी डेफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया को जिसके द्वारा निरूपित किया जाता है, या रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे लिखें इसकी डेफिनेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो हो गई, दोनों की डेफिनेशन हो गई कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो आगे बढ़े। तो आगे हमारा इसके अंदर दो चीज, इसको फटाफट लिख लो या एसएस ले लो, किसी को लेना है तो ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे हमें मिलता है, दो शब्द मिलते हैं हमें जो इस पूरे चैप्टर में हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो है, एक तो है अभिकारक। क्या है, एक है हमारा अभिकारक, ठीक है, और दूसरा है हमारा क्या, उत्पाद। दोनों ऐसे शब्द है जो इस पूरे चैप्टर में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ, अभिकारक बोलते हैं हम वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम,
लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है? उत्पाद यानी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? या रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है, हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है? जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? वह उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें तो जैसे इसका उदाहरण लिख दूं मैं, दही, और जो अभिकारक है इसका उदाहरण लिखूं तो मैं लिख दूं क्या? दूध। ठीक है, समझ में आ गया? अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? अभिकारक का मतलब होता है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और जो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे उत्पाद कहते हैं। यानी जैसे दूध से दही का बनना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है दूध से दही का बनना, तो जो दूध होता है वो क्या हो गया? वो अभिकारक हो गया, और जो दही है वो क्या हो गया? हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, इसका ऐसा स्लो फटाफट, फिर आगे बढ़ जाए। चलो बढ़ते हैं। अब देखो, अब है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। लिखिए उदाहरण। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का पहला उदाहरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखो, पहला क्या है? पहला अभी बताया मैंने, दूध से क्या बनेगा? दूध से किसका बनना? दही का बनना। ठीक है, एक देखे तो हम कभी देखा होगा पुराना लोहा, उसके ऊपर जंग लग जाती है तो लोहे पर जंग का लगना। तीसरा देखिए तो हम देख ले, जो हम खाना खाते हैं उसका पचना, यानी जो भोजन है उसका पाचन होना। भोजन का क्या होना? पाचन। ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी सब किसके द्वारा होता है? रासायनिक यानी केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये सब होता है। ठीक है, अभी भाई ठीक है, हमने रासायनिक अभिक्रिया देख ली, किसे क्या देख ली? रासायनिक समीकरण देख लिया, अभिकारक देख लिया, उत्पाद देख लिया, रासायनिक अभिक्रिया के हमने उदाहरण देख लिए। अब हम देखें तो अब हमारे बीच बचता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? भाई पता भी चलना चाहिए ना, हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इसको मिटा देते हैं और हम अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है? जब या तो क्या हो, या तो रासायनिक अभिक्रिया के जो रंग होता है, यानी जो रंग होता है पदार्थ का, उसमें परिवर्तन हो जाए, या उसकी जो अवस्था होती है पदार्थ की, क्या होती है? अवस्था, उसमें परिवर्तन हो जाए, या फिर क्या होता है? जो उसका तापमान होता है उसमें परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो जाए? तापमान में परिवर्तन हो जाए। तापमान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। या फिर एक और है कि जो गैस होती है, क्या गैस होती है, गैस का क्या हो जाए? गैस का उत्सर्जन हो जाए, यानी गैस निकलने लग जाए। गैस निकलने, अगर ये सब हो रहा है भाई, हमने जो पदार्थ दिया उसके रंग में परिवर्तन हो गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया,
उसके तापमान में परिवर्तन हो गया या गैस निकलने लग गई। अरे देखो, जब दूध से दही बनता है तो हमारी मम्मी क्या करती है, शाम को क्या करेगी, दूध को गर्म करेगी, हल्का दूध को गर्म करके जो बाटली होती है उसके अंदर रख के उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देगी या छाछ डाल दे, मतलब डाल देगी, फिर उसको रख देगी। जब सुबह हम देखते हैं तो एक तो उसका रंग भी परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा बहुत रंग में परिवर्तन आता है, थोड़ा बहुत जो उसकी अवस्था होती है, जब शाम को हम देखते हैं तो बिल्कुल लिक्विड होता है, और जब हम सुबह देखते हैं, जब उसको दही बनने के बाद में देखते हैं तो उसकी अवस्था थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है। दूध टाइट हो जाता है ना सुबह सुबह, मतलब दही टाइट ही थोड़ा बहुत तो टाइट हो जाता है। और तापमान जब हम रखते हैं तो दूध थोड़ा सा गर्म होता है, और जब सुबह देखते हैं तो बिल्कुल हमें कैसा मिलता है, ठंडा मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। या फिर किसी में गैस निकलने लग जाए तो भी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। चलो अब क्या है, अब है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है उसको क्या करना, प्रदर्शित करना, यानी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना। क्या है, रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना, ठीक है। कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। देखो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जैसे कि एक अभिक्रिया है, मान लो Zn प्लस H2SO4, इसका रिएक्शन हुई, इसके बीच में अभिक्रिया हुई इन दोनों के बीच में, और एक बनता है ZnSO4 प्लस जो H2 होती है वो बाहर निकलती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है बीच में जोड़ने वाला, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, अब इसमें मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं अभिकारक। तो ये दोनों क्या है, वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम अभिकारक, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम उत्पाद, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है कि जो उत्पाद है और जो अभिकारक है दोनों किस साइड लिखा जाएगा। तो जो उत्पाद है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है। जो अभिकारक होता है वो हमेशा किधर लिखा जाता है, बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है। और जो उत्पाद होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, यानी सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है। तो जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं तब क्या करते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि जो अभिकारक है उसको हम बाएं हाथ की तरफ लिखेंगे और जो उत्पाद है उसको हम किस तरफ लिखेंगे, दाएं हाथ की तरफ लिखेंगे। अगर आप लोगों ने एग्जाम के अंदर प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित समीकरण है, इसको सही ढंग से लिखिए, तो उसको देखने का मतलब है कि अगर आपने उत्पाद को इधर लिख दिया तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो उत्पाद होता है वो हमेशा सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, यानी राइट हैंड की साइड लिखते हैं, और जो अभिकारक होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं, ठीक है। ऐसे हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा, मिटा दो इसको। अब जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो यहाँ पे लिख दूं रासायनिक अभिक्रिया, ये अभी जो लिख रहा हूं ना मैं, जैसे कि ये मैंने अभी लिख के यहाँ पे डॉट लगा दिया, इसका मतलब होता है अभिक्रिया, और इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित का मतलब है बराबर करना, संतुलित करना, ठीक है। अब जो ये हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं इसकी एक विधि है, उस विधि को क्या बोलते हैं, इसको संतुलित करने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड, और हिंदी में बोलते हैं इसको अनुमान विधि। क्या बोलते हैं, अनुमान विधि, ठीक है।
इसके द्वारा हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अभी संतुलित करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे, याद रखना, इसको भूल मत जाना। रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या, रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब कि क्या, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब कि क्या, अभिकारक। भाई अभिकारक ही होता है ना रासायनिक अभिक्रिया के पहले, तो अभिकारक एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, पश्चात यानी कि उत्पाद, दोनों में क्या हो, दोनों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है, यानी अभिकारक में ही परमाणु बराबर हो, और अगर अभिकारक में 4 परमाणु हैं तो उत्पाद में भी 4 परमाणु होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभिकारक में 2 परमाणु हैं और उत्पाद में आपने 8 परमाणु बना दिए। अगर ऐसा है तो वो अभिक्रिया आपकी संतुलित नहीं है, उसको आपको संतुलित करना है। प्रश्न आता है कभी कभी कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड में और इस बार भी आने के चांसेस है, 1 नंबर में पूछ सकता है, तो हम क्यों छोड़े, और इम्पोर्टेंट भी है, जब हम आगे जाएंगे तब भी इम्पोर्टेंट है और अब भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अब इसको मैं मिटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसका ले लिया, इसको लिख लेना, चाहे तो ऐसे ले लेना, जैसे आपकी मर्जी वैसे करना, मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, देखो, कॉपी पेन लेके बैठोगे तो अच्छे से याद होगा, नहीं तो जैसे आराम हो जाएगा, मैं कितना भी अच्छा समझाऊं नहीं समझ में आएगा। जैसे कि एक अभिक्रिया है यहाँ पे Fe प्लस H2O, इसके रिएक्शन से जो बनता है वो बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब मेरे को बताओ आप कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, क्या ये संतुलित है, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया, जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्या ये बराबर है। देखो, ऐसे जब भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का मामला है तो ये क्या है, ये आप सबको पता है कि ये मिला के क्या बन रहा है, ये अभिकारक है। सभी को पता है कि जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है, और जो दाएं हाथ की तरफ होता है वो क्या होता है, वो हमारा उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इधर वाला उत्पाद है और इधर वाला अपना क्या है, अभिकारक है। तो हमें क्या करना है, अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या करना है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। अब जैसे कि यहाँ Fe है, इसका परमाणु कितना है, 1 है। H है, हाइड्रोजन के यहाँ कितने परमाणु हैं, 2 है। ऑक्सीजन में कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। कितना है, 1 ही परमाणु है। इधर क्या हो रहा है, इधर भी ऑक्सीजन में कितना परमाणु है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे Fe का परमाणु कितना है, 3 आ गया। 3 कैसे, Fe3 है, यानी 3 परमाणु है। अब ऑक्सीजन है, इसका 4 परमाणु है, और हाइड्रोजन है, इसके केवल 2 ही परमाणु है। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, मामला हो गया ना गड़बड़। इधर तो बेचारा 1-1 है, उधर 2-2 पता नहीं कहां से आ गए। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमको बराबर कैसे करते हैं हम किसी अभिक्रिया को, देखो ऐसे में बराबर करने के लिए पहले हमेशा क्या लिखना, तुम
पहले हमेशा लिखना उत्पाद को पहले लिखना, जब आप सोल्व करो तो उत्पाद को पहले लिख लेना कि Fe3 दिया हुआ है, ठीक है, O4 दिया हुआ है प्लस H2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हम पहले शुरू करते हैं Fe3 को बैलेंस करते हैं। Fe3 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम 3Fe3 Fe लगा देंगे, Fe के पहले क्या लगा देंगे हम 3 लगा देंगे। 3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे Fe3 3 है, हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है। प्लस क्या है H2O है। अब इसको हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए, 4 चाहिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, हमें यहाँ पे कितना चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए 4 और H चाहिए, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु चाहिए और ऑक्सीजन के 4 परमाणु चाहिए। ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में इस H के आगे क्या करते हैं 4 लगा देते हैं। अब यहाँ पे 4 लगाया तो जो ऑक्सीजन है इसके तो 4 परमाणु हो गए, जो ऑक्सीजन है ये तो पूरी हो गई 4 हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए तो जो हाइड्रोजन के 2 पहले ही है और 4 ये आ गए। अब इन दोनों के बीच गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 8 परमाणु हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 हो गए, यहाँ पे 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो H है इसके आगे भी क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, तो हो गए बरोबर Fe3 मतलब F3Fe Fe3 3 परमाणु, यानी यहाँ भी F के कितने परमाणु है 3 है, ठीक है। यहाँ भी कितने हो गए, उत्पाद में भी कितने हैं 3 है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 4 दूनी 8 परमाणु यहाँ पे है और हाइड्रोजन के यहाँ भी कितने परमाणु है भाई 8 परमाणु यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु है 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसको दोबारा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए, थोड़ा सा ब्रेक करो वीडियो को, फिर वापस देखो, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब इसके अंदर एक पॉइंट एक और आता है, वो क्या आता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी भौतिक अवस्था लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद एवं अभिकारक की भौतिक अवस्था लिखना एक पॉइंट है। देखो कभी भी ये बोर्ड वाले हैं, कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं। तो एक पॉइंट आता है कि अभिक्रिया में उत्पाद एवं नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को लिखना। भौतिक अवस्था को लिखना। अब भौतिक अवस्था में क्या होता है कि अगर अभिक्रिया में कोई पदार्थ ठोस है, अगर कोई ठोस है तो उसके लिए हम S का सिंबल यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, S का, ठीक है। अगर कोई द्रव है तो उसके लिए हम L का सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल l लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन है तो उसके लिए हम A और Q लिखते हैं, ठीक है। और अगर कोई गैस है, मान लो क्या है, गैस है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम G सिंबल का यूज करते हैं। तो इस अभिक्रिया में भी हमें मान लो कि कोई अभिक्रिया, जैसे ये मैंने यही लिखा है, दूसरा नहीं लिखा, इससे मैं समझा देता हूँ कि मान लो इस अभिक्रिया में आपको बोले कि इस अभिक्रिया की भौतिक अवस्था लिखिए, तो आपको कैसे लिखना है भौतिक अवस्था। जैसे कि इसमें Fe है कि क्या है, जो आयरन होता है वो एक ठोस धातु होती है, क्या होती है, ठोस धातु है, तो ये क्या है, एक ठोस है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, S। बेसिकली मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन लिखना कहाँ होता है, इसको यहाँ पे नहीं लिखना होता है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन इसको लिखना कहाँ है, लिखने का तरीका कहाँ है, चलो इसको शुरू से वापस मिटा के लिखते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है, जैसे कि Fe ठोस है तो Fe ठोस के आगे हमने S लगा दिया, ठीक है। फिर जैसे कि फिर क्या था, प्लस H2 था, 4H2 था, 4H2O था। ये क्या है, एक जलीय विलयन है, तो इसके लिए इसके आगे हम कोष्टक में क्या लगाएंगे, A और क्या लगाएंगे, Q, ठीक है। अब फिर इसके बाद में रिएक्शन हुई, क्या बना था,
E3O4। ये भी क्या है, ये भी एक ठोस धातु है। फिर क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक ठोस धातु होती है। इसके लिए हम S यूज करेंगे। और फिर क्या बना था, फिर H2 बना था, यानी 4H2 गैस निकली थी, यानी गैस के अणु निकले थे 8। तो ये क्या है, H2O गैस है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, G लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको हम अनुमान विधि से या हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करना है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या हो, दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, और अगर भौतिक अवस्था पूछ ले तो भौतिक अवस्था के ये सिंबल है जो आप नोट कर लेना। ये सिंबल ऐसे अभिक्रिया के साथ में लगा के हम उसकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, ठीक है, वो कैसे बनती है और उनके क्या क्या उदाहरण है, वो हम सब आगे वाली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री श्याम।